स्वागत है आज आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था और इस चर्चा को यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि आज हम सिलेबस के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जो परीक्षा 2005 में हुई कुछ प्रश्नों का जिक्र करते हुए चलेंगे। ठीक है। पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो है इसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया था और आज जो है हम इसके मॉडल ऑडियो विजुअल एड्स ये सेकेंड पार्ट जो है सेक्शन ए के सेकंड पार्ट को आज कवर करेंगे। ठीक है, जो कि इस नोट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ष 2005 में जो पेपर हुआ था उस पेपर में कुछ बातें देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस से किस प्रकार मैच करता है। जैसे कि बीमारी का नाम दिया गया है कि हीट क्रैम्प हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, पॉइजन हो गया, तो इसके साथ ही आप जो है सबसे पहले उपचार क्या करेंगे। तो हमने अपने नोट्स के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने हेल्थ नेशन आयुष्मान भारत होगा, आईएमसी, इम्यूनाइजेशन, टीबी, मलेरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन कॉन्ट्रिक्ट डिजीज, ये सारे इसमें हम उन डिजीज की लिस्टिंग देंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक। दूसरी बात बीसीजी के बारे में दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टीबी मलेरिया या बीसीजी बीबी मलेरिया, यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखा गया कि राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी निदान का अच्छा तरीका क्या है। देखिए ये भी आपके नोट्स में है, ये भी आपको नोट्स में है। ये जो टीबी वाला कार्यक्रम है इसमें हम पूरा जब नोट्स आपको देंगे, जब सेकंड पार्ट वाला अगर नोट्स आप देख रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ दिया गया है टीबी का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसीलिए हमने सेंट्रल हेल्थ प्रोग्राम में स्कीम से, मतलब जो बड़ी बड़ी स्कीम है उनसे रिलेटेड बातों को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो पेपर बना रहे हैं या जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हम इस बात का बहुत ध्यान रखें। देखिए अगला प्रश्न क्या है, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर आपका इसमें आ जाएगा, नेशनल हेल्थ मिशन में आ जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन डिजीज में आ जाएगा या न्यूट्रिशन में, यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। कुल मिला के ये जो लिस्टिंग है जिसमें 40-50 प्रश्न हम ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ से 40 प्रश्न कम से कम मिलने चाहिए, उसमें आपका ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये पूछा गया है। ठीक है, फिर आयोडीन से पूछा गया है, फिर विटामिन ए, तो ये पूरी तरह बायोलॉजी का पार्ट है। आप नीचे चलेंगे इस बिहेवियर को थोड़ा सा हटा के, तो यहाँ पे आप देखिए बेसिक बायोलॉजी, तो ह्यूमन एटमोलॉजी, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो अभी हमने यहाँ पे बात की नवजात शिशु की, विटामिन ए की। ठीक है, वायरस की तो वायरस का ऊपर नाम से बात हो जाएगी। ठीक है। अब कुछ प्रश्न जैसे वो बेसिक स्तर के हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे सोशल साइंस, स्ट्रक्चर, मोटिवेशन, बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी। ये प्रश्न जैसे कहाँ से पूछे जाए, जैसे मान के ये देखिए सामुदायिक केंद्र पे पलंगों की संख्या, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ग्रामीण शास्त्र में स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित करने के लिए कहाँ स्थापित किया जाता है, 30,000 जनसंख्या पे, 2,000 जनसंख्या पे, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये चीज हम आपको यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो हमने जो सिलेबस डिजाइन किया है वो सिलेबस आपके आए हुए परीक्षा के अनुसार डिजाइन किया है। फिर देखिए नवजात शिशु वाला प्रश्न आ गया, फिर देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, रिब के, ये आप बोन की संख्या देख रहे हैं, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपके बेसिक बायोलॉजी का। यहाँ पे देखिए ये बायोलॉजी का, जिसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी आ जाएगा, डिजीज में आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग में, ये सब इसमें जो सारी चीजें आ जाएंगी, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसमें आपका कवर कर लीजिए। इस सिलेबस को अगर हम जब एक्सपेंड करेंगे तो आप ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। अब देखिए आशा कार्यकर्ता, तो ये सब के बारे में भी हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम तो आपको यहाँ जो बातें दे रहे हैं इसका एक अलग अलग, जैसे स्वास्थ्य मिशन, आशा, इस पर एक अलग अलग पीडीएफ देंगे जिससे आप उनके बारे में बेसिक जानकारी जान कर पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक। सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद सेक्शन बी पे फोकस करेंगे। सेक्शन बी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये थोड़ा सा बड़ा है। ध्यान रखने वाली बात है, ये थोड़ा सा बड़ा है, हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देंगे। चलिए अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। ये नोट्स के 9.9 हो चुके थे, 10 बचे हुए थे। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में भी काफी हद तक आ जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने पेपर को ही केवल आधार बनाकर आपके सामने नोट्स प्रस्तुत किया है। फिर से बता दे रहे हैं, 120 प्रश्न आएगा स्वास्थ्य से संबंधित, 30 प्रश्न आएगा जीएस संबंधित। जीएस के प्रश्नों पर आप जितना हो सकता है ध्यान दें। हमारे द्वारा आपको 120 प्रश्न पे जो भी नोट्स है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा सिलेबस हेल्थ का जो है पहले ही समाप्त हो जाए, जिससे आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाए। ठीक।
नोट्स, जो नोट्स आप दिए जा रहे हैं ना, उनको बाकायदा कॉपी में लिखिए, बाकायदा हेडिंग वाइज बनाइए, क्योंकि एक मतलब कम से कम 100-200 पेज का जब नोट्स बनेगा और जब आप उसे पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें तैयार हो पाएगी, तब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। चलिए आज हम पहले यहाँ से रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ, जैसे हमारे यहाँ पे क्या थे, हमने पढ़ा था श्वास के आयाम। अब देखिए श्वास के आयाम तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन कुछ मॉडल हैं जिसके द्वारा हम बिहेवियर, कुल मिला के हमें क्या करना है, जो हमारा ह्यूमन है, जो हमारा ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, उसके बिहेवियर को क्या करना है, हमको परिवर्तन करना है। देखिए हम यहाँ पे कर, तो हम इसमें किस प्रकार का मॉडल उपयोग करते हैं जो यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम एक चर्चित मॉडल है जिसे हम आईसी का नाम देते हैं, जहां हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से इसे व्यवहार को परिवर्तन करने का काम करते हैं। इसमें 3 प्रकार के घटक काम करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, इसमें हम डेटा देते हैं कि डेंगू मच्छर काटने से आपको क्या फैलता है, डेंगू काटने से डेंगू काटने से आपकी बीमारी हो सकती है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया, मच्छर काटने से डेंगू फैल सकता है। हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, आपको जागरूक बनाने का प्रयास किया। तो अब ये जागरूकता आपको कितनी काम आएगी, ये आपकी बिहेवियर पर निर्भर करेगा। अच्छा, हम यहीं पे नहीं रुक रहे हैं, हम यहाँ पे आपको एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब सीख दे रहे हैं कि मच्छर को प्रजनन को रोकने के लिए आपको जल जमाव कैसे समाप्त करना चाहिए। हमने आपको ये बातें बताई हैं, लेकिन ये बातें कैसे कारगर होंगी, कैसे इसे रोका जा सकता है, मतलब प्रिवेंटिव, मतलब बचाव बता रहे हैं। तो इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब हम आपसे पूछेंगे और आप हमसे बताएंगे कि हमने जो आपको एजुकेशन दिया, जो हमने आपको शिक्षा दिया, उससे आपने क्या सीखा। हमारा काम केवल आपको बताना नहीं है, मतलब इसे एग्जीक्यूट कराना। हमने इस सिद्धांतों का जिक्र किया था, जैसा कि हम बताएंगे। इसके द्वारा क्या होता है, पॉलिसी असेसमेंट, पॉलिसी तय किए जाते हैं, टारगेट ऑडियंस को एनालाइज किया जाता है, स्ट्रेटजी बिल्डिंग की जाती है, और प्री टेस्टिंग मैसेज, मतलब पहले से मैसेज टेस्ट कर लेते हैं इस व्यक्ति का क्या भाव हो सकता है, उसी उसी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर इवेल्युएशन और पार्टिसिपेशन हम करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पहले भाग में हमने देख लिया था। अब हम इसे दूसरे भाग में देखते हैं। देखिए ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन इसने अपना काम किया। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, हम अपने एआईसी मॉडल के द्वारा जब देखें कि इसकी सफलता बहुत ही कम है, मतलब इसकी सफलता बहुत ही कम है, तब फिर हमने क्या किया, हमने ये काम किया कि हमने दूसरे मॉडल पर विचार करना शुरू किया। हमने देखा कि हम जो बातें करते हैं वो उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं। हमने वास्तविक व्यवहार परिवर्तन पे काम करना शुरू किया। तो उसके लिए हमने एक मॉडल डेवलप किया जिसका नाम रखा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ये काम कैसे करता है, इसमें इस तरह काम किया जाता है कि सोशल और बिहेवियर चेंज पर हम ध्यान देते हैं कि उसे कैसे बदला जाए। इससे संबंधित यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें हम इस बात का देखते हैं कि हम आपको ज्ञान, आपका दृष्टिकोण, आपका विश्वास और सामाजिक मानदंड, मतलब अब हम जो बातें बता रहे हैं हम उस बात का ध्यान रख रहे हैं। हमारा सामाजिक मानदंड क्या होगा, ठीक है, आपका ज्ञान किस स्तर का है, आपका दृष्टिकोण क्या है, उसको आधार बनाकर हम आपके व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं। ध्यान रखने की बात है, ये जो बातें बताई गई हम पहले ये नहीं देखते थे। हम आते थे किसी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको एक समान पाते थे। इस मॉडल में इस चीज की कमियां देखी गई, तभी ये व्यवहार परिवर्तन का मॉडल डेवलप हो गया है। अच्छा, इसमें फोकस क्या होता था, इसमें फोकस ये होता था केपी मॉडल। ध्यान रखिएगा, केपी मॉडल से संबंधित अलग अलग जगह अलग अलग रूप में प्रश्न पूछे गए हैं। तो केपी का मतलब क्या होता है, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। कहने का मतलब ये है कि आपकी नॉलेज क्या है, आप में दृष्टिकोण क्या रखा और आपका परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये अलग ही जगह अलग अलग माध्यम से आएगा। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो इसका उद्देश्य, जहां आईसी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, वही बीसीसी का उद्देश्य क्या है, व्यवहार परिवर्तन। दृष्टिकोण की बात करें, ये वन वे सूचना देता था, ये टू वे सूचना प्रदान करता था। फोकस, ये सामान्य फोकस है, जैसे हमने आपको बताया। इसमें क्या होता था, लक्षित और वो होता था, दृष्टिकोण होता था। भागीदारी की बात करें तो इसमें सीमित भागीदारी होता था, इसमें सक्रिय भागीदारी होता था। अब ये भागीदारी कैसे होता था ये हम आपको बता रहे हैं। जहां देखिए आईएससी के तहत हम आए, एक समूह को हम टारगेट समूह नहीं किया, मतलब हमने तो लोगों को सूचना दिया, ये व्यक्ति यहाँ सूचना दे रहा है, ये व्यक्ति यहाँ सूचना दे रहा है, सबको सूचना दे रहा है। लेकिन अब हमने सूचना देने का स्थान बदल दिया। अब हमने व्यक्तिगत, सामुदायिक और मास मीडिया, ये 3 अलग अलग सेक्टर बना लिए। हमने व्यक्तिगत में क्या बनाया, हमने देखा कि हम आपको सामने बिठाकर घर का दौरा कर रहे हैं, समूह पे चर्चा कर रहे हैं, सबसे प्रभावी, मतलब इस तरीके से हम आपको कम्युनिकेट करने का माध्यम कर रहे हैं। जैसे पल्स पोलियो के दौरान हम लोगों के घर घर जाकर देखते थे, लोग, महिलाएं आते थे, पुरुष आते थे, उनको बताते थे बीमारियां क्या है कैसे। उसके अलावा जब हम ये चीजें कर पाते थे, अब हम सामुदायिक स्तर पे क्या होता था, जैसे गांव में सरपंच होते हैं ना, गांव में लोग में जैसे लोगों की बैठकें होती है, वहां पे हम लोगों को बुलाते थे। सामूहिक जगह, एक जगह लोग बैठ के, कई लोगों को हम एक साथ
शिक्षित करते थे जिससे व्यवहार परिवर्तन हो सके। इसके अलावा हमने मास मीडिया का जैसे जैसे आप नमक वो आता था, आर्ट आता था नमक का घेंगा के माध्यम से कि ये हो जा रहा है, हमने रेडियो का, टीवी का, समाचार का, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जो दर्शक छूट गए हैं या जो व्यक्ति छूट गए हैं उन्हें हमने टारगेट किया है कि उनके अंदर समाज में परिवर्तन कैसे किया जाए, उनके व्यवहार में परिवर्तन कैसे किया जाए। देखिए इस तरीके से हमने किस तरह ये मॉडल पहले मॉडल से अंतर है, समझ गए ना। अब आते हैं इसके प्रमुख मॉडलों पे। इससे संबंधित कुछ ऐसे मॉडल हैं जिससे हमने व्यवहार परिवर्तन में मदद मिली। कैसा? जैसे हेल्थ बिलीफ मॉडल, इसको हम स्वाद विश्वास मॉडल पे कहते हैं। इसमें क्या होता था कि हम पहले ये देखते थे कि आपकी संवेदनशीलता की धारणा क्या है। जैसे मुझे डायबिटीज हो सकती है, मतलब मेरे दिमाग में ये है, जैसे आप अपने आप को ले और ये सोचे व्यक्ति ये मानता है कि उसे बीमारी या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, तो ये पहला मॉडल हमारा कहलाता था परसीव सस्टेनेबिलिटी, जिसे हम संवेदनशीलता कहते थे। इसके बाद क्या होता था? गंभीरता की धारणा, व्यक्ति यह समझता है कि समस्या कितनी गंभीर और कितना खतर। डायबिटीज से किडनी फेल हो सकती है, पहले उसे जानकारी हुई, फिर उसे ये हुआ कि डायबिटीज से किडनी फेल हो सकती है, ये दूसरे स्टेज में आता। तीसरा परसिवेंट, मतलब जो हमने उसे बातें बताई, जो उसने धारणा बनाया, उससे उसको लाभ दिखा। उदाहरणता नियमित व्यायाम से डायबिटीज को नियंत्रण किया जा सकता है, उसको ये पता हो गया। अब क्या हुआ? उसके बाद एक बैरियर सामने आया। जब कोई व्यक्ति सोचता है तो पहले वो ये सोचेगा, फिर ये सोचेगा, फिर उसके प्रॉफिट को सोचेगा, फिर उसके बैरियर को सोचेगा। वो ये सोचता है व्यायाम के लिए समय नहीं है या स्वास्थ्य खाना महंगा है। मतलब कहने का मतलब यह है, व्यक्ति को लगता है कि कार्यवाही करने में कुछ बाधाएं आ रही है। जैसे व्यायाम करने के लिए समय नहीं है, वो कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, या जो हम जो डायबिटीज रोकने के लिए जो दवाइयां हैं या जो प्रिवेंटिव है वो बहुत महंगे हैं। उसके दिमाग में ये बैरियर आ गया। अब इसे दूर कैसे करना है? इसे कोर्स ऑफ एक्शन के तहत किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम आपको कोई घटना बताते हैं या कोई चीज बताते हैं कि फला व्यक्ति की अगर बीमारी थी तो वो इस तरह दूर हो गई, फला व्यक्ति की बीमारी था तो उसको मतलब डर का सहस याद करके मतलब एक प्रकार का ट्रिगर का काम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी रिश्तेदार को हार्ट अटैक आना, स्वास्थ्य का विज्ञापन दिखाना, इस तरीके से मदद से हम उसके अंदर ये धारणा पैदा करते हैं कि आपको ये करना चाहिए जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है। उसके बाद आत्म प्रभावकारिता, व्यक्ति को यह विश्वास है कि वांछित कार्रवाई से सफलतापूर्वक किया जा सकता है और मैं धूम प्रकाश हो। कहने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर हम ये विश्वास पैदा कर देते हैं। जब ये हम ये सारी चीजें देते हैं तो व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ ये चीजें करने से ये लाभ होता है, ये चीज करने से ये लाभ नहीं था। तो व्यक्ति डायबिटीज का अगर जो बीमारी हमने यहाँ एग्जाम्पल शुरू किया तो व्यक्ति उस चीज को लेकर थोड़ा गंभीरता लेता है और अपने अंदर सुधार करना शुरू करता है। ठीक है। इसके अनुप्रयोग अगर आप देखें तो टीकाकरण जो किया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनिंग कार्यक्रम के द्वारा धूम्रपान छुड़ाने के लिए, स्वास्थ्य खान पान के, इस सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने की बात है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। एचईएफ मॉडल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ध्यान रखें, ये क्या है? ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ठीक। अब हम आते हैं ट्रांजिटर थ्योरेटिकल मॉडल। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें कैसे चेंज किया जाता है वो हम बताते हैं आपको। यह एक मॉडल एक प्रक्रिया के तहत गुजरता है जिसमें ना कोई घटना का रूप होता, ना कि एक घटना का रूप, बल्कि यह बताया जाता है विभिन्न चरणों से गुजरता और अलग अलग चरण में अलग अलग हस्तक्षेप होते हैं और वो किस तरह उसकी व्यवहार में परिवर्तन होता है, इस बात को देखते हैं। जैसे पूर्व विचार, आपके अंदर विचार आया कि मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता कि उसे बदलने की कोई इच्छा सकती है। ठीक है। चलिए, हमने दूसरा बताया प्री कॉन्टेक्स्ट, हमने कॉन्टेक्स्ट मतलब उसके दिमाग में विचार डाल दिया कि क्या मुझे धूम्रपान छोड़ना चाहिए। लेकिन कैसे? व्यक्ति समस्या को स्वीकार करता है और बदलने के बारे में अब सोचने लगता है। पहले सोचता नहीं था, अब सोच रहा है। पर अभी क्या है, अभी वो तैयार नहीं। ध्यान रखने की बात है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो दूसरे कंडीशन में कंडीशन जो आता है, अभी वो सोच रहा है लेकिन वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। बदलाव, इसमें हमें हस्तक्षेप क्या करना है, हमें बदलाव के लाभ बताना है और प्रेरणा बताना है। तब हम तीसरे स्टेज में पढ़ते हैं। यह प्रिपेशन तीसरा, ये अगले 30 दिनों में हम इसको ध्यान रखेंगे। बात है, इसमें हम जब भी जाएंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे, जब ये चरण आता है इसमें 30 दिन की पूरी मिनिमम देर लगता है। इसमें क्या होता है, जो वो सोच रहा है अब वो योजना बनाना शुरू करता है और छोटे छोटे कदम शुरू कर देता है क्योंकि हमने उसे बदलाव का लाभ बताया और प्रेरणा बताया। ठीक। अब योजना में मदद, हमें क्या करना चाहिए, योजना में मदद करना चाहिए और संसाधन प्रदान करने चाहिए। भाई व्यक्ति करना चाहता है तो उसे मैं कराए। ठीक है। तीसरा, अब एक्शन, ये अगले 6 महीने की क्रिया है। ध्यान रखें, पहले बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अगले 6 महीने की क्रिया। मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार में हम उसकी बैड हैबिट को कैसे बदल रहे हैं, ये उसकी प्रक्रिया के तहत आप इसे जोड़ सकते हैं। तो अगले 6 महीने में उसके व्यवहार बदल जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, उसको समर्थन देके बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, प्रोत्साहन देते हैं कि आपको पुनरावृत्ति करनी चाहिए, जिससे नए रूप से सक्रिय रूप से वो नए व्यवहार का पालन करना शुरू कर देता है। अब मेंटेनेंस, ऐसा नहीं है कि जो चीजें आपने परिवर्तन कर दिया उसको छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो बीमारी फिर से धर लेती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगले 6 महीने तक
उसे नए व्यवहार को बनाए रखने के लिए करते हैं। अगर धूम्रपान करना उसने छोड़ दिया है तो उसे अगले 6 महीने तक धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उसके जगह टोबैको टैबलेट या कुछ ऐसी जो आजकल की प्रक्रिया आती है, अगर आप देखे होंगे कि धूम्रपान करने के लिए कुछ टैबलेट आती हैं जो आप चबा लीजिए तो आपके दिमाग को बताती है कि हाँ ये धूम्रपान हो रहा है। इस तरीके से हम परिवर्तन करते हैं, पुनरावृत्ति की जोखिम को कम कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारा रोल क्या होता है, जो आप एक स्वास्थ्य एजुकेशन ऑफिसर है, इसमें आपका ये रोल होता है कि भाई ये दीर्घकालीन आप समर्थन देते हैं और उसे प्रिवेंशन करते हैं कि भाई ये करने से ये चीज़ होता है, ये करने से ये चीज़ होती है। ठीक है, लास्ट में आप क्या करते हैं, टर्मिनेशन कर देते हैं। अब व्यक्ति पूरी तरह सुधर चुका है, अब व्यक्ति को पुराने व्यवहार में लौटने से कोई खतरा नहीं है। अगर वो आएगा तो उसके सभी कॉन्सिक्वेंसेज जान जाएगा और सभी स्टेज पे क्या क्या हो सकता है उसको सभी चीज़ की जानकारी होता है, इसलिए उसका व्यवहार इस चरण में सभी व्यवहारों में संभव नहीं होता। ठीक है, इस तरह से उसके व्यवहार में पूरी तरीके से परिवर्तन आ सकता है। आपने देखा आईसी मॉडल से अच्छा बीसीजी बीसीसी मॉडल कितना अच्छा है, तो इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये 30 दिन, ये 60 दिन, ये आपको एग्जाम्पल देके प्रश्न पूछे जाए, जैसे कि पूछा जाएगा कि परसीव्ड सिवियरिटी किस मॉडल का है, आप बताना पड़ेगा। आपके बताना पड़ेगा कि एक्शन चरण में कितने व्यवहार आ सकते, नया परिवर्तन आने के तो 6 महीने या उससे कम, या आप ये बताएंगे टीटीएम कितने चरण होता है, 5 या 6, इस तरह आप बताएंगे। टीटीएम मतलब ये जो ये है क्या कहते हैं, ट्रांसथेटिकल मॉडल, टीटीएम। इस ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसके हमने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है, इसको ध्यान रखने की बात है। अच्छा, ऐसा नहीं कि यही मॉडल इंपॉर्टेंट, लेकिन सभी मॉडल में ये बहुत अच्छा मॉडल है। इसके अलावा जैसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत कारणों और पर्यावरण व्यवहार से परस्पर करके अपने आप में परिवर्तन लाता है। एक आती है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, जिसमें हम व्यक्ति के इरादे को के द्वारा निर्धारित करते हैं और एटीट्यूड और उसके सब्जेक्टिव व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो कुछ ऐसे मॉडल, 2-3 मॉडल और हैं, लेकिन इस सब में सबसे बढ़िया मॉडल, इन मॉडल को भी याद कर लीजिए, ये मॉडल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले चरण में। देखिए, व्यक्ति का व्यवहार तो हमने परिवर्तन करने के लिए सारी चीजें कर ली आईसी मॉडल के भी, लेकिन अब हम चाहेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे दिखता है। कहते हैं ना कि जो बातें वो देखता है वो बहुत जल्दी धारण करता है। जैसे अक्षय कुमार का ऐड आता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मुकेश का ऐड आता है, वो इस तरीके से ऐड किए जाते हैं कि जिससे लोगों के दिमाग पर छप गए। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो उसके पहले ऐड आता है, उसके बीच में ऐड आता है। ये सब चीजें क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आपके दिमाग पर पूरा घर कर जाता है। ठीक है, इसके लिए दो चीज उपयोग होता है, ऑडियो और विजुअल। ऑडियो विजुअल क्या करते हैं, इनका लाभ क्या होता है, इसे ध्यान आकर्षित किया जाता है, जटिल विचारों को सरल तरीके से पेश किया जाता है, जानकारी दूर तक याद रहती है, निरक्षरता बाधाओं को दूर करती है। मतलब इसमें चाहे कोई व्यक्ति साक्षर हो चाहे कम, ग्रामीण व्यक्ति जो कम सेंसिटिव हो, प्रधान स्थानों पर मतलब जो कम जानता, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, आज भी मुझे मुकेश और अक्षय कुमार का आपको भी याद होगा, मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें जरूर याद आ रही होगी कहीं ना कहीं। तो ये कमाल होता है, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हम चीज़ों को परिवर्तन कैसे लाते हैं। हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तो हम हर प्रकार की चीज़ों पे करते हैं, हमारा काम है लोगों में परिवर्तन लाना। ठीक है, अब बात करते हैं, दो चीज़ होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बताइए कि प्रोजेक्टेड एड्स कौन होता है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन होता है। तो नॉन प्रोजेक्टेड आप में बताएंगे, आप चार्ट जैसे हम लोग वो एक प्रकार की जानकारी होती है, जैसे डायग्राम में चित्र होता है, जो पोस्टर वोस्टर होता है, जैसे पोस्टर हो गया। ठीक है, उसमें फ्लिप चार्ट होता है, इसमें क्या होता है, स्टैंड पे लगे हुए कागज, जैसे क्या होता है यहाँ पे देखिए, स्टैंड पे लगे हुए कागज जिन्हें जिन्हें पलट कर दिखाया जाता है। ठीक है, फ्लैश कार्ड क्या होता है, जिन कार्डों को जिन का छोटे कार्ड जिन पर चित्र या शब्द होते हैं और जल्दी जल्दी दिखाती है, वो फ्लैश कार्ड होते हैं। मॉडल्स होते हैं, शरीर के अंग या वस्तुओं को त्रिआयामी प्रकृति के माध्यम से हम परिवर्तन करने की उसके कुछ नमूनों के माध्यम, जैसे ओआरएस का पैकेट हो गया, वास्तविक गर्म ये तो गोलियां हो गई, इसके माध्यम से हम क्या व्यक्ति में परिवर्तन लाने का। और ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, ये तत्काल लिखने वाले चित्र हैं, जैसे कोई मान लीजिए कहीं आप स्वास्थ्य केंद्र पे गए और तुरंत वहां पे कोई बीमारी के बारे में ऐसे लिखे तो आप बैठे हुए दिख रहे हैं, तो ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, ये तुरंत का त्वरित करने का माध्यम होता है। तो नॉन प्रोजेक्टिव में आप ये बातें लिख सकते हैं, चार्ट, पोस्टर, फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड, मॉडल और। प्रोजेक्टेड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है सीधा दिखाई देता है, जैसे स्लाइड्स आप देख रहे होंगे कभी फिल्म पे चलिए, जैसे मुकेश उकेश का जो होता है वो आप स्लाइड्स में देखते हैं। फिल्म स्टिक, इसमें क्या होता है, एक ही पट्टी पे कई छवियां क्रम में होती हैं। ठीक है, जैसे एक ही पट्टी है उसमें कई प्रकार के आपको उपाय बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, पारदर्शी शीट पर लिखा होता है, पारदर्शी शीट पर लिखा बना सामग्री या प्रोजेक्ट करना, जैसे मान के चलिए ये प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, उस पर प्रोजेक्ट करिए और उस पर एड्स चलने लगे, या उस पर हमने ये दिखा रही बीमारी कैसे परिवर्तित है, तो उसे आप प्रोजेक्टर के माध्यम से, वीडियोस हो गया गतिशील, आजकल जो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे जो वीडियो चल रहा है उसके माध्यम से, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट जैसा पीपीटी आप समझ ही रहे होंगे, टेलीविजन जैसे टेलीकम्युनिकेशन पे प्रचार के, तो ये हमारे क्या होगा, ये प्रोजेक्टेड होगा, ये नॉन प्रोजेक्टेड होगा। अब यहाँ पे ये चीजें आती हैं कि भाई इसे याद कैसे करना होता है, ध्यान रखने की बात है।
अगर आप देखेंगे जैसे प्रोजेक्टेड या नॉन प्रोजेक्टेड, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप एक ही जगह बैठ के ये सारी चीज़ें, जैसे घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैठे हुए या एक ही जगह समर्पित दर्शकों को एक साथ कही, ये क्या है, सड़कों पर, ठीक है, गलियों में, यहाँ पर चीजें किया जाता है। इस तरीके से आप इसको अंतर करके याद कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए, नोट्स में इसको जरूर ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल के अन्य प्रकार के जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, श्रव्य साधन सुनने की शक्ति से, ऑडियो सीडीज हो गए, पोस्ट कार्ड हो गए जो आजकल में चल रहा है, उसके माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे आप देख रहे हैं, आदि बहुत सारे हेल्थ एजुकेशन, बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर, लोगों के पोस्ट कार्ड आ रहे हैं, उनके माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। लोकल मीडिया के नाटक के माध्यम से कठपुतली का शो किया जाता है, नुक्कड़ नाटक किया जाता है, लोकगीत किया जाता है और कहानी, इस तरह करके भी आजकल क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो है इस तरह का उपयोग करके भी आपको एजुकेशन के माध्यम से चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ये सब चीज़ें सुनते हुए या बताते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो हमारा दर्शक क्लियरफाई होना चाहिए। जिस भाषा संस्कृत, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल भाषा, जैसे मान के चलिए शहरी भाषा में आप नॉर्मल भाषा, लेकिन जैसे मान के लिए राजस्थानी भाषा है या भोजपुरी भाषा है, तो वहाँ पे उसी प्रकार का ऐड करना चाहिए जिससे वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से, उद्देश्य क्या होना चाहिए, जागरूकता, कौशल सिखाना चाहिए। ठीक है, संसाधन आप जो भी बजट है, जो भी उपकरण है, उसको देखें और उसको सिंपल और सरल बनाने का प्रयास करें, जिससे आपका जो है क्वेश्चन जो है, जो जो आप बात बताना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आ सके। अगर इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान के चले निरक्षर आबादी के लिए कौन सा ऑडियो विजुअल सबसे उपयुक्त, तो आप चित्र, मॉडल, लोग, इस सब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। अब इसके 3 मेथड है, ध्यान रखने की बात है, जो हमने पहले ही आपको बताया था। एक तो इंटरपर्सनल, मतलब व्यक्तिगत स्तर पे घर का दौरा करके, जो हमने पहले वाले में भी था, परामर्श के दौर और छोटे समूह में। दूसरा ग्रुप के माध्यम से, सामुदायिक बैठक कर लेंगे, स्वास्थ्य शिविर लगा लेंगे, स्कूल कार्यक्रम कर लेंगे और कठपुतली नाटक, इसमें माध्यम से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अटैच करते हैं। ये बात देखिए यहाँ पे कहाँ गया, बीसीसी के इस मॉडल में हम लोगों ने इस पे भी चेक किया था। देखिए यहाँ पे, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये व्यक्तिगत, सामुदायिक, ये यही चीज यहाँ पे भी है। हम जो ऑडियो विजुअल का, उसका भी तरीका यही पे है। ठीक है, स्कूल कार्यक्रम, अब मास मीडिया, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हम बड़े माध्यम से, बड़े प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और हेडिंग बनर के द्वारा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे मेथड हो सकते हैं। तो आप मेटल ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन में इस चीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक, तत्व इसमें क्या चाहिए, एक प्रेषक चाहिए जो ये बताए, जैसे स्वास्थ्य शिक्षक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहिए, सरल होना चाहिए। चैनल क्या होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, श्रव्य और जिसे दर्शक को पूरी तरह समझ में आना चाहिए। रिसीवर जो जिसे जिस भाषा में चाहिए उसकी संस्कृति और उस स्तर को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाँव का है तो आप शहरी मॉडल को करें, भोजपुरी है तो आप उसको मैथिली में दे, संस्कृत में दे, इस तरह नहीं। फीडबैक जरूर ले, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो बहुत तेजी से चीजें होगी। ध्यान रखें, कुछ नॉइज होंगे, उस चीज का हमें ध्यान रखना संचार में। फिजिकल नॉइज, आवाज के आसपास की खराब वीडियोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल चीजों को ध्यान दें। भाषाएं, बाधाएं और सांस्कृतिक बाधाएं, ये जो चीजें हैं, इनको आप इस चीज से उपयोग में लाकर या अपने जो कम्युनिकेशन करेंगे उसमें इस चीज का उपयोग करेंगे तो आप इस कम्युनिकेशन को और अच्छा कर सकेंगे। जैसे आप 7C का सिद्धांत ले सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस सेंटर का ले सकते हैं, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, हम हेल्थ एजुकेशन का मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन क्या है देखिए तो, हाँ ठीक है, मूल्यांकन, इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसका मूल्यांकन करना बेहद ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमने जो कार्यक्रम ऊपर से नीचे तक बताए हैं वो केवल एक तरीके से लागू किया जाए। इसका मूल्यांकन इसलिए कि अगर हम इसमें रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, इसके दौरान हम क्या करेंगे, संदेश और जो सामग्री है उसका पहले से टेस्टिंग कर ले, उसको पूर्व से ही निगरानी कर ले और उसका तुरंत, इससे क्या होगा, पोस्टर दिखाकर लोगों से पूछना क्या वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा जो एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन, जो एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अपना समुच्च अच्छा देना चाहते हैं वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस का एवेल्यूएशन कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्रियान्वयन कर सकते हैं, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने सत्र आयोजित किए गए, इस तरीके से। जैसे हम प्रतिदिन कितने घरों का, तो एक आप देखते होंगे महिलाएं जो आती है या उनके पास जैसे बच्चों की जनगणना या कुछ भी आता है तो उनके पास एक डेटा रहता है। तो इस तरीके से हेल्थ एजुकेशन बहुत अच्छे तक हो सकता है। दूसरा, कार्यक्रम के बाद ये क्रियान्वयन की प्रक्रिया में, ये क्रियान्वयन के दौरान। तीसरा, शॉर्ट टर्म आउटकम, मतलब छोटे लक्ष्य क्या हासिल किया, लॉन्ग टर्म आउटकम, ये चीजें बताइए। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजों के माध्यम से हम हेल्थ एजुकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ये चुनौतियां हैं और ये इसकी सर्वोत्तम प्रथा है। सामुदायिक भागीदारी, टेस्टिंग और एविडेंस बेस्ड
मल्टी सोचे, तो ये आप नोट्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले सभी पॉइंट थे हमने आपको समझा दिया है। इसका नोट्स जरूर बनाएगा, इसका नोट्स बनाएंगे तभी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चाहे मैं कितना भी पढ़ा लूँ लेकिन इसका कोई मतलब नहीं जब तक इसका नोट्स नहीं बनेगा। सिलेबस को पूरा प्रिंट कर लीजिए और ये जो पेपर दिया गया इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, इसके पॉइंट को नोट करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।